हाय एवरीवन, लर्निंग आयुर्वेद विद डॉक्टर नेहा में आपका स्वागत है। इस अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 6 में पहले हमने पानी के बारे में जाना, पानी के जो भी इंडिकेशन थे, डू डॉन्ट्स, कितना पानी पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, क्यों पीना है, उन सारी चीज़ों के बारे में जाना। उसके बाद हमने दूध वर्ग के बारे में जाना, क्षीर वर्ग के बारे में। आज हम इस सीरीज़ का जो तीसरा वीडियो है, इसमें हम गन्ने के बारे में जानेंगे। इक्षु वर्ग, गन्ने से क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है। पहली बात तो गन्ने का रस, उसके बाद शर्करा यानी कि शक्कर और गुड़। तो इन तीनों के क्या इंडिकेशन है, आयुर्वेद में तीनों में क्या डिफरेंस बोला गया है, इन तीनों चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आयुर्वेद से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं रेफरेंस फिर से एक बार बोल देती हूँ, अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 6 द्रव्य विज्ञानी अध्याय। इसमें हम तीसरा पार्ट आज शूट करने वाले हैं। तीसरा पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम लोग इक्षु वर्ग के बारे में बात करेंगे। गन्ने का जो रस होता है ये गुरु स्निग्ध होता है, ठीक है, शरीर के अंदर स्निग्धता को लाने वाला होता है, वृषता मोटापे को बढ़ाने वाला होता है, शरीर के अंदर रक्त और पित्त का शमन करने वाला होता है, मतलब शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसको शांत करने वाला होता है, और विशेष रूप से पित्त वाले विकार हैं उसमें फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये वात को बढ़ाने वाला होता है, यानी कि ये आपके शरीर में वातज रोगों को पैदा करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यदि खाना खाने के बाद इसका सेवन किया जाए तो ये विशेष रूप से वात को बढ़ा देता है, इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। गर्मियों के मौसम में गन्ने का रस बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है, हर जगह पर लोग गन्ने के रस का सेवन करते हैं, जगह जगह ठेले लगे हुए रहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, गन्ने के रस का सेवन आपको कभी भी खाना खाने के बाद नहीं करना है। मतलब यदि आप नाश्ते में गन्ने के रस का सेवन कर रहे हो सुबह सुबह, तो नाश्ता करने के बाद गन्ने के रस का सेवन नहीं करना है। दोपहर में खाना खाने के बाद गन्ने के रस का सेवन नहीं करना है, अदरवाइज़ ये वात रोग को बढ़ाने वाला होगा। तो कब इसका सेवन कर सकते हो, मान लो आप एक्सरसाइज करने के बाद आए हो, जिम से आने के बाद में यदि आप गन्ने के रस का सेवन कर रहे हो तो फ़ायदा करेगा आपको। दोपहर में ऑफिस से लौटने के बाद शाम को 4-5 बजे जब गर्मी का मौसम रहता है, उसमें यदि आप गन्ने के रस का सेवन कर रहे हो तो ये आपके शरीर में ठंडक लेकर आएगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो गन्ना है उसको प्रमेह जो रोग है, जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आचार्य ने बहुत ही क्लियरली एक बात बोली है। आचार्य वाग्भट ने बहुत ही साफ साफ डिफरेंस करके बताया है कि जो युवा गन्ना होता है, मतलब कि ऐसा गन्ना जो पूरी तरीके से पका हुआ नहीं है, यह जो गन्ने का रस होता है यह आपके शरीर में प्रमेह कारक होता है, यानी कि प्रमेह रोग को पैदा करने वाला होता है। प्रमेह का मतलब आयुर्वेद में डायबिटीज़ तो होता ही है, डायबिटीज़ के अलावा आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेह रोग बोले गए हैं। तो इन सभी 20 प्रकार के जो प्रमेह हैं उनको पैदा करने वाला होता है, ठीक है। कौन सा गन्ना, जो युवा गन्ना है, जो पूरी तरीके से पका हुआ नहीं है। लेकिन जो पके हुए गन्ने का रस निकलता है, पके हुए गन्ने का जो रस है ये क्या करता है, पहली बात तो इसके गुण बहुत ही अच्छी तरीके से बोले गए हैं। ये पित्त नाशक होता है, शरीर के अंदर पित्त को शमन करेगा, वात का नाशक होता है। अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि वात का प्रकोप कर देता है यदि खाना खाने के बाद सेवन करो। लेकिन जो अच्छे से गन्ना जो निकलता है, जो गन्ने का रस प्रॉपर तरीके से निकला हुआ रहता है, पेड़ अच्छे से पका हुआ रहता है, उस गन्ने के रस का आप सेवन करते हो तो यह वात नाशक होता है, यानी कि वात को कम करने वाला होता है। तो एक तो पित्त को भी कम कर रहा है, वात का शमन भी कर रहा है। अब जो डायबिटीज़ होती है उसे आयुर्वेद में वातज प्रमेह कहा गया है, यानी कि मुख्य रूप से वात की दुष्टि उसमें रहती है। तो चूंकि ये वात का शमन करता है इसलिए डायबिटिक पेशेंट इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये तीक्ष्ण होता है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको वात की दुष्टि होती है और मेद धातु का अवरोध रहता है, ठीक है। डायबिटीज़ में वात की दुष्टि होती है, मेद धातु का अवरोध रहता है। तो जो गन्ने का रस होता है वो तीक्ष्ण गुण वाला होता है, यानी कि भेदन प्रवृत्ति का होता है। तो इसकी वजह से इन 3 इंपॉर्टेंट गुणों के कारण, वातनाशक, पित्तनाशक और तीक्ष्ण, इन 3 इंपॉर्टेंट गुणों के कारण डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो गन्ने के रस का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दूँ जो इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, लेकिन फ्यूचर में जब मैं आपको भेषज कल्पना कभी पढ़ाऊँगी उसमें मैं आपको क्लियर करूँगी कि किसी भी प्रकार के जो सरस होते हैं, कोई भी जो जूस होता है, सरस का मतलब जूस होता है, जो भी हम एक्सट्रैक्ट रूप में जो जूस निकालते हैं उसका सेवन करते हैं, उसके लिए आयुर्वेद की जो मात्रा बोली गई है वो 1 पल या 2 पल बोली गई है। 1 से लेकर 2 पल की मात्रा में सरस का सेवन करना चाहिए। 1 पल लगभग कितना होता है, पल क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ये वैदिक यूनिट है।
पुराने समय में वेदों की जो परंपरा है उसमें जो काउंट करने के लिए जो यूनिट चलती थी उसमें से एक चीज़ होती है पल। यदि हम इसको मॉडर्न के हिसाब से को रिलेट करें तो लगभग निकलता है 50 ml। तो यानी कि आयुर्वेद में स्वरस का सेवन करने का निर्देश 50 ml से लेके 100 ml तक की मात्रा में दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम 100 ml तक की मात्रा है, कम से कम 50 ml तक की मात्रा है। तो इतनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो यदि आप डायबिटिक के पेशेंट हो, यदि आपको डायबिटीज़ हो रखी है, यदि आप डायबिटिक पेशेंट हो और उस कंडीशन में आप गन्ने के रस का सेवन कर रहे हो, तो आपको 50 ml से लेके 100 ml तक की मात्रा में ही सेवन करना है। इतनी मात्रा में सेवन करोगे तो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, नुकसान नहीं करेगी। इससे ज़्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएगी। यदि आप डायबिटिक पेशेंट नहीं भी हो तब भी आपको 100 ml से ज़्यादा की मात्रा में नहीं लेना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा मात्रा में भी ले रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम 4-5 घंटे का अंतराल रखने के बाद लेना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि गन्ने के रस से रिलेटेड है। उसके बाद गन्ने के रस से अगली चीज़ क्या आती है? गुड़। गुड़ हमारे यहाँ जनरली माना जाता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गुड़ को आयुर्वेद में बोला गया है अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद होती है, विशेष रूप से हृदय के लिए लाभकारी होती है। जितने भी हार्ट वाले पेशेंट होते हैं, जिनको भी हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, उनको गुड़ फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पुराना गुड़ है, आचार्य ने वाग्भट ने साफ साफ बोला हुआ है कि हृदय पुराण, जो पुराना वाला जो गुड़ होता है वो हृदय होता है, हृदय के लिए अच्छा होता है, प्रिय होता है, पथ्य होता है। लेकिन जो नया गुड़ होता है जिसको तुरंत बनाया गया है, जो अभी पिछले 2-3 महीनों के अंतर्गत बना हुआ है जो गुड़ है, जो नया गुड़ है, यह शरीर के अंदर कफ को बढ़ाने वाला होता है और अग्निमांद्य, अग्नि को शमन करने वाला होता है। तो यदि आप गुड़ का सेवन कर रहे हो तो आपको पुराने गुड़ का सेवन करना है। कम से कम मिनिमम 6 महीने से लेकर 1 साल तक पुराना गुड़ होना चाहिए। नया गुड़ बन के जो मार्केट में आया है उसका सेवन आपको तुरंत नहीं करना चाहिए। यदि आप नए गुड़ का सेवन करते हो तो ये आपके कफ को बढ़ाएगा, अग्निमांद करेगा, आपकी अग्नि को कम करेगा। लेकिन यदि आप पुराने गुड़ का सेवन कर रहे हो तो ये आपके शरीर के अंदर हृदय वाले जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसमें फ़ायदेमंद होता है और अपेक्षाकृत ज़्यादा फायदा करता है। ठीक है, गुड़ के बाद आता है शक्कर का वर्णन। अब अजीब बात है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शक्कर कम नुकसान, मतलब ज़्यादा नुकसान करती है गुड़ के कंपैरिजन में। ये एक जनरल पता नहीं क्यों एक क्या बोल सकते हैं, एक मार्केट में फैली हुई एक बात है कि गुड़ फ़ायदेमंद होता है, शक्कर नुकसान करती है। यहाँ पर मैं आपसे क्लियर कर दूँ, देखिए मैं नहीं बोल रही, आचार्य वाग्भट बोल रहे हैं। आचार्य वाग्भट ने लिखा है शर्करा इक्षु विकाराणाम। इक्षु विकाराणाम मतलब, इक्षु मतलब गन्ना, गन्ने के जितने भी विकार होते हैं। ठीक है, शर्करा इक्षु विकाराणाम फाड़ितम च बराबरे। गन्ने के जितने भी विकार होते हैं उसमें शर्करा यानी कि शक्कर सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, गन्ने के जितने भी विकार होते हैं उसमें शक्कर सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और जो फाड़ित होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला होता है। फाड़ित क्या है? गुड़ से बनने की पहले की स्टेज है। ठीक, जो गुड़ बनाने के लिए जो घोल बनाया जाता है जिसके अंदर गाढ़ा गाढ़ा गुड़ रहता है उसको फाड़ित कहा जाता है। तो वो जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है और शर्करा सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इसमें गुड़ का नाम कहीं नहीं आया। तो गुड़ बीच की कंडीशन में ना ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ना ही बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, लेकिन शक्कर कंपैरिजन में फ़ायदा करती है। तो प्लीज़ यदि आप लोग आयुर्वेद के नाम पर ये गलतफहमी में हो कि नहीं शक्कर नुकसान करती है, गुड़ का तो हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत अच्छी होती है, ऐसा आपको नहीं करना है। जो प्रॉपर्टीज़ शक्कर की हैं वही लगभग गुड़ की होती है। दोनों लगभग सेम होते हैं, शरीर के ऊपर जो इफ़ेक्ट डालते हैं वो भी लगभग सेम डालते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ठीक है, अलग अलग हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आप अलग अलग चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो, वो डिफरेंट चीज़ है। वो हम फ्यूचर के जब डिसीज़ वाले चैप्टर पर आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन जनरली यदि आपसे पूछा जाए तो गुड़ और शक्कर लगभग सेम है, कंपैरिजन में शक्कर ज़्यादा सेफ होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हमारा इक्षु वर्ग खत्म हुआ। आगे के अगले वीडियो में हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके मामले में आयुर्वेद में क्या क्या बोला गया है। आपके कोई आयुर्वेद से रिलेटेड सवाल आ रहे हो या फिर जो अभी हमने 3 वीडियो देखे, पानी से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड और इक्षु वर्ग से रिलेटेड, यदि इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।